अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। कोई आखिरी बात किसी को याद हो? कोई नहीं। हसद क्या होता? जलन। तो जो ज्यादा खा के अंदर जलन हो रही होती है वो हसद हो रहा होता। एसिडिटी हसद। दिल की गर्मी। अच्छा, नहीं तो अगर आप मोटिवेशन के लिए किसी को टारगेट कर रहे हैं और किसी बड़े बहन भाई को कि आपने भी वो अचीवमेंट लेनी है तो ये हसद है। राइश का तो हसद क्या है? हाँ, अच्छा, इसमें ना किसी दूसरे को कोई खुशी या आसानी पहुंची हुई है तो इस तकलीफ में कि उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, नहीं उसके पास क्यों है। तो ये जो तकलीफ है ना, ये दिल की बीमारियां होती हैं कुछ, उनमें से ये हसद भी है। अच्छा, इसकी ना इसका नुकसान बता रहा हूं। वैसे शायद सब बच्चों ने कहीं ना कहीं बचपन में मैग्नेट से खेला हो। तो अगर दो मैग्नेट मिल गए तो एक बड़ा कॉमन खेल होता है बच्चे का, दो मैग्नेट्स अगर हैं तो क्या, हाँ, उनकी अपोजिट साइड को मिलने से रोकना, वरना तो वो तो मिलेंगे, और सेम साइड को जबरदस्ती जोड़ के मिलाना। अच्छा, अगर जबरदस्ती जोड़ के मिला रहे हैं और फिर छोड़ेंगे एकदम से तो मैग्नेट पीछे पीछे हटेगा, यानी वो दो सेम साइड एक साथ नहीं रह पा रही। जबरदस्ती रख भी लेंगे लेकिन फिर वो दूर भागेगी भागेगी चीज। निसाई 3109। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के दिल में ईमान और हसद जमा नहीं हो सकते, यानी हसद और ईमान एक दिल के अंदर नहीं रह सकते। अगर दोनों को रखने की कोशिश करेंगे तो जो ज्यादा ताकतवर होगा वो रह जाएगा, दूसरा खिसक के बाहर हो जाएगा। तो अगर हसद रखा तो ईमान निकल जाएगा। तो इसलिए ईमान और हसद दोनों एक साथ दिल में जमा नहीं हो सकते। इतनी खतरनाक चीज है हसद। तो इससे बचने का तरीका यह है कि जबरदस्ती ना, जिससे हसद हो रहा है उसके लिए और दुआ करनी चाहिए। कल सवाल कर लिया था, हाँ। अच्छा, एक मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल दिया था, ऑटम 10 किस किसने किया है? बस, शाबाश। दोबारा, ऑटम 10 मज़ाहिर पाकिस्तान, मैंने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का कल सवाल दिया था, किस किसने किया है होमवर्क? ओके, बाकियों को क्या मसला है? जिनका पास होने का इरादा है और वो सवाल करना चाहते हैं होमवर्क वाकई,
तो ये मैं कल कर रहा हूं डिस्कस। किस किसने नहीं करना इस अटेम्प्ट में? तो फिर करना है सबने, ये कल करके आए यार, वरना मेरी तरफ से हो गया फिर ये। कल वाला रिकैप, हम लोग साल के शुरू में स्टैंडर्ड कॉस्ट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बिजनेस चाहता है कि साल के शुरू में वर्कर्स को टारगेट मिले, क्वांटिटेटिव भी और कॉस्ट भी कंट्रोल रखनी है। वो टारगेट साल के शुरू में दिया जा रहा है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड हर साल सेम रहेगा? नहीं, अपडेट हो सकता है क्योंकि महंगाई होती जा रही होगी, तो यकीनन हर साल अपडेट होता होगा। तो साल के शुरू में स्टैंडर्ड कार्ड बनाया, क्वांटिटेटिव टारगेट भी है, अमाउंट का टारगेट भी है, और फिर साल एंड होने पे क्या किया? इसको एक्चुअल से कंपेयर किया। जब एक्चुअल के रिजल्ट्स डिफरेंट आए तो उस डिफरेंस के रीजंस ढूंढना वेरिएंस एनालिसिस है। और वेरिएंस एनालिसिस जितनी ज्यादा डिटेल तक हो सके बिजनेस कर रहा होगा। कल मैंने शुरू किया था मटेरियल के वेरिएंसेस, और मटेरियल के वेरिएंस का केस 1 क्या कि फॉर द ईयर जितने किलो खरीदे उतने ही किलो यूज हो गए। तो इस केस में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला या तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस, या फिर डायरेक्ट फार्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल कॉस्ट। ये है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला क्वांटिटी एक्चुअल रखनी है, और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फार्मूला कॉस्ट स्टैंडर्ड रखनी है। ये किया था कल। अच्छा, इसमें ना कुछ ज़हीन बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो अपने दोस्त को बताया, यार छोड़ मैं तुझे एक तरीका बताता हूं, सर को पता नहीं था, इसको ना हम ऐसे कर लेते हैं कि ए क्यू इंटू एस सी माइनस, ऐसे कर सकते कि नहीं? नहीं कर सकते। सही नहीं लिखा मैंने क्या? सही लिखा यार। और इसकी जगह तो ये ऐसे नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसे, लेकिन मैं ये आपको याद करना रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये ना बस सिंबॉलिक है कि ए क्यू इंटू ए सी, वरना सवाल में जरूरी नहीं कि सब यूनिट्स पे एक ही रेट होगा। हो सकता है कुछ किलो 25 वाले, कुछ किलो 28 वाले, कुछ किलो 30 वाले, तो वो फिर ब्रैकेट में कैसे लेंगे आप? तो इसलिए आप याद भी ऐसे ना रखें, ऐसे ही याद रखें। एक और रीजन मैं आपके आगे अभी चल के फार्मूले पढ़ाता हूं ना, तो हो सकता है सवाल में हमें इसकी टोटल फिगर ऑलरेडी दी हो, तो वो हम एज इट इज यहां लिख दिया करेंगे, वो सवालों में आएंगे तो पता चलेगा। तो इसलिए आप मेमोरी में भी जो फार्मूले छापे वो इसकी बजाय ये छापे। ऐसे हो सकता है, लेकिन आप मेमोरी में जो रट्टा लगाना है वो वाला लगाएं। केस 1 के 3 फार्मूले ये कल समझाए थे मैंने। अब आते हैं केस 2 पे। केस टू ये है कि जितने किलो खरीदे उससे डिफरेंट इस्तेमाल हुए। ये कैसे पता चलेगा? सवाल के डेटा से बिल्कुल पता चल जाएगा। केस 1 है कि केस 2 है, ये सवाल में इजीली पहचाना जाता है, कोई मसला नहीं है। अगर केस 2 है, मटेरियल के वेरिएंसेस निकालते हुए हमने पहले देखना कि केस 1 है कि केस 2 है। अगर केस 1 है तो कल फार्मूले बता दिए। अगर केस 2 है तो फिर हमें फिर से 2 चीजों का जवाब ढूंढना पड़ेगा, उसको मैंने फिर ए और बी कहा हुआ है। जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर था, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, उसमें क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालने के लिए 2 मेथड्स पड़े हैं।
क्या, FIFO और FIFO को, और फिर हमने इसको कंपेयर करना होता है NRV के साथ, और उनमें से जो लोअर है उस पे इन्वेंट्री की वैल्यू लगती है, वैल्यूएशन चैप्टर 1 में पढ़ाया था। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में FIFO FIFO मेथड हो सकता है कॉस्ट निकालने का, और उसको फिर कंपेयर करते हैं NRV के साथ। एसी चलाना है? ये रख लो यार, बंद करना हो तो। अच्छा, हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए होती है? बाहर वालों के लिए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है अंदर वालों के लिए, जिन्होंने बिजनेस को चलाना है। तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है ना, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। उसके लिए रूल्स कौन से फॉलो होते हैं? ISS, वो बाहर वालों के लिए बने हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए उस बिजनेस की मर्जी, चाहे वो बुजुर्गों की बातें माने, चाहे अपने कोई नए रूल बना ले, ये उस बिजनेस की मर्जी। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन मेथड IS 2 की बात माने तो वो तो कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, और कॉस्ट निकालने के भी दो तरीके, FIFO FIFO। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपनी अंदर मैनेजमेंट के लिए है। बिजनेस की मर्जी। कुछ बिजनेसेस, कल मैंने जो स्टैंडर्ड कार्ड बनाया था वो नोट किया था, उसके एंड पे ग्रैंड टोटल क्या आ रहा था? 2150। बिजनेस की मर्जी, अगर वो चाहे तो वो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन इसकी बजाय 2160 पे कर सकता है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बिजनेस की मर्जी, वो चाहे। अच्छा, फिर बता रहा हूं, ये हम लोग IS 2 नहीं पढ़ रहे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो बिजनेस की मर्जी कि उसने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन इस तरीके से चलानी है या इस तरीके से चलानी है, बिजनेस की मर्जी। हो सकता है बिजनेस फैसला कर ले कि हम इन्वेंट्री वैल्यू किया करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट पे, तो उनकी फिर बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग फिनिश गुड्स किस कॉस्ट पे आ रहे होंगे? ये 2150 पे। ये बिजनेस की मर्जी। तो बिजनेस फैसला कर सकता है कि वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन इसके ऊपर करेगा। ये केस A और B है। देखें A और B की अंग्रेजी। केस 2 का A और B। A और B की अंग्रेजी पढ़ के देखें। कुछ ब्रैकेट में भी लिखा है, वो भी समझाता हूं। पहले ब्रैकेट के बगैर वाला देखें। जी, A और B। A और B ओके। जब हम सवाल सॉल्व करेंगे ना, अभी तो मैं आपको वेरिएंसेस के फार्मूले सिखा रहा हूं, फिर जब एग्जाम क्वेश्चंस पे जाएंगे तो हमें ये वेरिएंसेस सारे एक एक करके कैलकुलेट करने होते हैं। तो जब मटेरियल के वेरिएंसेस निकाल रहे होंगे तो आपको सवाल में ढूंढना पड़ेगा कि केस 1 है कि केस 2, और अगर केस 2 है तो फिर A है या B है। A क्या है? इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, और B क्या है? वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट। तो ये बिजनेस की मर्जी कि वो इनमें से कौन सा वाला तरीका फॉलो करता है।
ये जो ब्रैकेट में बात लिखी हुई है ना, ये आप सिर्फ रट्टा लगा लें, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की डबल एंट्रीज वो एज सच आपसे डिटेल डिस्कस नहीं है आपके स्कोप में। हां, सिर्फ सलाम दुआ के लिए मैंने किताब में लिख जरूर दी है, क्योंकि आईकेप की बुक में भी सरसरी सा जिक्र था, अदरवाइज उनकी डिटेल्ड अकाउंटिंग नहीं है आपके स्कोप में। इसलिए इस ब्रैकेट में लिखी हुई बात की वजह आपको मैं नहीं बता सकता, उसको उसकी डिटेल्ड अकाउंटिंग में वजह है। इसलिए सिर्फ रट्टा लगा लें, और रट्टा इसलिए कि आपको सवाल में पहचानना पड़ेगा कि ए है कि बी है। हो सकता है सवाल में ये ब्रैकेट से बाहर वाली अंग्रेजी लिखी मिले, और हो सकता है कि ब्रैकेट के अंदर वाली अंग्रेजी लिखी मिल जाए। अंदर वाली अंग्रेजी पढ़ के देखें। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ परचेज, और बी क्या है? एट द टाइम ऑफ इशुएंस। इसका मतलब क्या है? ये जब आपको वेरिएंस की डिटेल्ड अकाउंटिंग पढ़ाई जाती तो इसका मतलब समझ आता। वो चूंकि नहीं है आपके स्कोप में, इसलिए इस सेंटेंस का पूरा मतलब आपको नहीं समझ आएगा। तो इसलिए सेंटेंस को रट्टा लगा लें कि प्राइस वेरिएंस किस वक्त डेबिट क्रेडिट होगा। सिनेरियो ए क्या है? एट द टाइम ऑफ परचेज, और सिनेरियो बी फिर बता रहा हूं, लंबी हो गई बात। सवाल में हमें ना वेरिएंसेस कैलकुलेट करने होंगे, तो मटेरियल का सवाल सॉल्व करते हुए आपको सवाल से सबसे पहले क्या बात ढूंढनी है कि केस 1 है कि केस 2 है। कैसे पता चलेगा? परचेज्ड और यूज्ड की क्वांटिटीज कंपेयर करके, अगर सवाल में गिवन है तो। अगर परचेज्ड और यूज्ड बराबर है तो केस 1 है, डिफरेंट है तो केस 2 है। केस 2 है। अब आगे अगला सवाल यह है कि फिर ए है कि बी है। ए क्या है? कि बिजनेस की पॉलिसी है कि वो इन्वेंट्री की वैल्यू इसकी बजाय इस पे करता है, कंपनी की मर्जी है, इंटरनल अकाउंट्स है। और सिनेरियो बी ये है कि वो इस पे करता है। हमें इन वेरिएंसेस की कैलकुलेशन करनी है, बस उनकी डिटेल डेबिट क्रेडिट नहीं है हमारे स्कोप में। अगर होती तो आपको ये ब्रैकेट में लिखा हुआ सेंटेंस जरूर डिटेल से समझाता। इसलिए अभी बस ऐसे ही मान ले आए जो सेंटेंस लिखा हुआ है। अगर बिजनेस अकाउंटिंग करते हुए मटेरियल प्राइस वेरिएंस की एंट्री करता है एट द टाइम ऑफ परचेज, तो उसकी इस हरकत का एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि उसका क्लोजिंग स्टॉक इस वैल्यू पे आ रहा होगा। इसलिए मैंने दोनों को एक हेडिंग के अंदर लिखा है। और अगर बिजनेस वेरिएंस का डेबिट क्रेडिट करते हुए, जो कि हम नहीं कर रहे होंगे, अगर अकाउंटेंट वेरिएंस का डेबिट क्रेडिट किस टाइम पे कर रहा है, तो उसका एंड रिजल्ट ये निकल रहा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक इस पे आ रहा होगा। तो चूंकि वो डेबिट क्रेडिट नहीं है ना आपके स्कोप में, इसलिए ये ब्रैकेट वाली बात नहीं समझाई जा सकती तफसील से। हां, ब्रैकेट से बाहर वाली बात बताइए कि कंपनी की मर्जी वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन इस पे करे या इस पे करे, क्योंकि इंटरनल अकाउंट से अपनी मर्जी जो मर्जी करें। तो अगर कंपनी की पॉलिसी है कि वो क्लोजिंग स्टॉक को इस पे वैल्यू करते हैं तो ये सिनेरियो ए है, इस पे वैल्यू करते हैं तो सिनेरियो बी है। केस 1 है कि केस 2 है, और अगर केस 2 है तो ए है या बी है, ये ढूंढना पड़ेगा। अगर ए है यानी इन्वेंट्री वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, फिर फार्मूले ड्राइव करके देता हूं। स्टैंडर्ड बनाया कि 1 यूनिट बनाने के लिए 3 किलो लगने चाहिए और 1 किलो होना चाहिए 40 रुपए का। ये स्टैंडर्ड कार्ड बनाया। एक्चुअल क्या हुआ? एक्चुअल ये हुआ कि फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुई 5000 यूनिट, और रॉ मटेरियल
ओपनिंग पड़ा हुआ था 300 kg, परचेज किया गया 17,000 kg, और ये हमें मिला 42 रुपए का, और क्लोजिंग रह गया 2,000 kg। ये क्लोजिंग रह गया। ये एग्जांपल लिखें, फिर मुझे कैमरा इधर करना है। ये एग्जांपल लिखें, फिर इधर सॉल्व करता हूं। जी ओके, नोटेड। कल तक जो सीखा, अभी मैंने शुरू में भी लिखा था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू, देख के नहीं, दिमाग में दोहराएं, एस क्यू इंटू एस सी माइनस ए क्यू इंटू, ठीक है, सही है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला ए क्यू इंटू एस सी माइनस ए क्यू इंटू ए सी, और मटेरियल यूजेज वेरिएंस का ये कल तक सीखा। यार फार्मूले सुन लिया करूंगा मैं रोज, है यहां बुला के, नहीं वहीं बैठे बैठे याद तो हो गए होंगे। सुन लो, अभी सुन लो। चले, सबको हो गया, ठीक। अच्छा, जो मुंह नीचे करके बैठे होते हैं उनको नहीं हुए होते ना, और जो मुंह ऐसे उठा के बैठे होंगे मैंने स्कूल की मेमोरी में एक है याद, स्कूल में टीचर ने कुछ सबक सुनता, वो सुन के ना बड़ी बेइज्जती होती थी जिनको नहीं आता था। तो मैं वैसे अच्छा बच्चा था, लेकिन एक दिन मैंने सबक नहीं याद किया हुआ था, तो मुझे किसी ने कहा था कि भाई जब टीचर सुनने लगे ना तो कॉन्फिडेंस से बैठते हैं, तो फिर टीचर नहीं सुनते।
तो मुझे वो किसी सियाने का उस दिन बात याद थी। अच्छा, टीचर ने सुनना शुरू किया तो मैंने ना ऐसे, और मैं टीचर जहां जहां मैं टीचर को देखे जा रहा हूं ऐसे। उन्होंने कहा ठीक है बेटा आप ही सुना दे। तो जो नजरें झुका के बैठे होते हैं उनको नहीं आता है। अब इस सवाल में ये केस 2 है, ये कैसे पता चल रहा है? हमें यहां से पता चल रहा है कि एक्चुअल कितने किलो यूज हुआ, 19,000 15,300। इतना पहले था, इतना और खरीदा, इतना क्लोजिंग रह गया, तो इतना यूज हुआ। तो केस 1 है कि केस 2 है, कैसे पता चल रहा है? परचेज्ड और यूज से। केस 1 नहीं, केस 2 है। और केस 2 में ए है या बी है, तो आपको सवाल में यह बात बताई होगी। मैंने ये बताई हुई है सवाल में, मैं बना ही इसका रहा हूं ना, तो ये बताई हुई है सवाल में, वरना सवाल में क्लियरली मेंशन होगा। ना मेंशन हो तो उसके लिए भी मैं नोट बता दूंगा, मैंने किया हुआ मेंशन। केस 2 है और सिनेरियो ए है। अब जब हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस लगाएंगे तो इसके फार्मूले में ए क्यू आता है। अब ए क्यू यानी एक्चुअल किलो, तो वो तो ये भी है और ये भी है। यहां कौन से लिखूं? क्यों यूज्ड? क्यों? हाँ जी, जो लोग कह रहे हैं यूज्ड, तो क्यों यूज्ड? क्यों परचेज्ड आएगा? एक आसान वजह यह है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस कॉन्सेप्चुअली है ही क्या, कि हमने कितने रुपए का 1 किलो सोचा था, कितने रुपए का एक्चुअली मिला, यानी जो खरीदा वो कितने का मिला। तो कॉन्सेप्चुअली ये प्राइस वेरिएंस है ही खरीदे हुए के लिए। तो कल तक जो फार्मूला सीखा था मैंने, ये इतने ही इसलिए रखे थे क्योंकि परचेज यूज्ड बराबर थे। अब मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि इस फार्मूले में ए क्यू यूज्ड आना है या परचेज्ड आना है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस के फार्मूले में परचेज्ड आना है, और मटेरियल यूजेज वेरिएंस उसमें नाम से ही पता चल रहा है यूज्ड आना है। तो अब केस 2 आने से चूंकि परचेज्ड और यूज डिफरेंट हो गए, चूंकि परचेज और यूज डिफरेंट हो गए, तो इसलिए हमें फिर अब ये फर्क करना पड़ेगा कि परचेज्ड वाला कि यूज्ड वाला। तो प्राइस वेरिएंस में परचेज्ड और यूजेज वेरिएंस में ये मैंने कल नाम बोला था मटेरियल यूजेज वेरिएंस लिखा था, और जबानी बोला था इसको मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी कहते हैं, इसलिए मैंने एमक्यूवी लिखा हुआ है। तो इस फार्मूले में ए क्यू परचेज्ड और इस फार्मूले में ए क्यू यूज्ड। ये तो है सीधा सीधा आसान तरीका कि प्राइस वेरिएंस परचेज से रिलेटेड है और क्वांटिटी वेरिएंस यूजेज से रिलेटेड। और थोड़ा सा मुश्किल तरीका यह है, और मुश्किल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरी बात ही नहीं बताई हुई आपको। मुश्किल तरीका यह है कि केस ए की पहचान ब्रैकेट में क्या लिखी हुई है मैंने, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ परचेज। तो इस लाइन का मतलब ही यही है कि हमने परचेज के टाइम पे ये कैलकुलेट करना है, इसलिए परचेज्ड क्वांटिटी आनी है। तो अगर सिनेरियो ए है तो प्राइस वेरिएंस का फार्मूला ये है और यूजेज वेरिएंस का ये है। यूजेज वेरिएंस जब ये है ही यूजेज वेरिएंस, तो यहां तो यूज्ड ही आना है। सिनेरियो ए और अभी जो सिनेरियो बी बताऊंगा उनमें फर्क ही इस चीज का। तो अगर सिनेरियो ए है तो प्राइस वेरिएंस का फार्मूला ये हो गया और यूजेज का हो गया फार्मूला ये। इस मिसाल की वैल्यूज पुट करें तो ये 17,000 इंटू 40 माइनस 17,000 इंटू 42 कितना आया? 34,000। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। और इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें तो एस क्यू कितना? एस क्यू 15,000। एस क्यू होता है जितने यूनिट्स प्रोडक्ट के बने उनके लिए
कितने स्टैंडर्ड किलो लगने चाहिए थे, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड वाली क्वांटिटी, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड कार्ड वाली क्वांटिटी, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड कार्ड वाली क्वांटिटी। एसक्यू निकालेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड कार्ड वाली क्वांटिटी। आपको बिल्कुल ऐसा दिल में छप गया कि याद रहेगा हमेशा के लिए। हाँ देखो, दोबारा बताइएगा। एसक्यू निकलेगा एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड कार्ड में लिखी हुई क्वांटिटी। कुछ क्लासेस के बाद ये बात और इंप्रूव हो जाएगी, कुछ नई चीजें आने के बाद। इस फार्मूले में डालें फिगर्स। एसक्यू कितना 15,000 kg इंटू 40 माइनस 15,300 इंटू 40 12,000 नेगेटिव। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का एक तरीका तो है मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस 40। एक तरीका तो ये है और एक डायरेक्ट तरीका भी है। अब ऊपर वाले फार्मूले में देखें कहां पर क्या करना चाहिए। क्यू इंटू एस सी तो ऐसे ही रहेगा 3,040 माइनस। अब माइनस में देखना, ठहरे, ये सिंबॉलिकली ए क्यू इंटू ए सी है, लेकिन असल में ये क्या है, ये क्या चीज है। कल मैंने क्या अंग्रेजी लिखी थी, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। और ये पिछले चैप्टर में भी मल्टीपल चैप्टर्स में काम कर चुके कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बल्कि इनफैक्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हम किसको कहते हैं, जितने रुपए का मटेरियल कंज्यूम हुआ। और बचपन वाले चैप्टर, जो पहला चैप्टर था, उसका कुछ फार्मूला अगर याद हो तो कैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालें, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो ये एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट लिखी हुई है। तो इस सवाल को सॉल्व करें तो ये फिगर कैसे निकालूं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना था, लेकिन ये तो किलो है, इंटू 40। तो इन्वेंट्री के ऊपर ये वाला रेट लगना है। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। हमारी पॉलिसी है, इस सवाल में हमारी पॉलिसी है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ये 300 किलो और 2000 किलो पे कौन सा रेट लगना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट 40 रुपए लगना है, प्लस परचेजेस 17,000 इंटू परचेजेस तो ये है, वो थोड़ी इंटू 40 है, वो तो परचेजेस है, माइनस 2000 किलो इंटू 40। केस 2 सिनेरियो ए बता दिया, ये फार्मूले वहीं लिखे हुए मैंने, और एग्जांपल 2 आप सॉल्व कर दें, इसको नोट कर लें जरूर। केस 2 का सिनेरियो ए बता दिया, उसके फार्मूले देख लें और उससे अगले पेज पे एग्जांपल 2 है वो सॉल्व कर दें। क्या चीज, ये जो मैंने फार्मूला लिखा ना, ये सिंबॉलिकली है कि एस क्यू इंटू एस सी माइनस ए क्यू इंटू ए सी, वरना असल में वो है जो मैंने कल इसकी अंग्रेजी लिखी थी, कल जब ये शुरू किया था। तो आप कल वाला लेक्चर देखें, मैंने उसमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अंग्रेजी लिखी थी स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, उसमें से माइनस किया था एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट,
और मटेरियल कॉस्ट का मतलब होता है जितने रुपए का मटेरियल इस्तेमाल हुआ। इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले चैप्टर के अंदर जब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करते थे वो शुरू में, तो मटेरियल कॉस्ट की फिगर कैसे निकालते हैं? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल ना, तो यही किया मैंने, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। अब ये 7 रुपए कौन से लगाए हैं? कंपनी की पॉलिसी है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो फिर ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग रॉ मटेरियल है इसके कौन सा रेट लग रहा होगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट ना, यानी ये। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल पे भी 40 रुपए लगा और क्लोजिंग रॉ मटेरियल पे भी 40 रुपए लगा। इस पे 40 क्यों नहीं लगा भाई? ये तो परचेजेस हैं, ये FIFO FCO वगैरह ये तो इन्वेंट्री के लिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए मेथड्स होते हैं। परचेजेस तो पूरी परचेजेस होती हैं। FIFO FCO में परचेजेस पे वो रेट लगा रहे होते हैं। परचेजेस तो एक्चुअल परचेजेस हैं। ये जो FIFO FCO वाले तरीके हैं या अब जो बता दिया स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये है ही क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के तरीके। तो ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल वही 40 रुपए, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ये आ गई एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। इसको बिल्कुल कर ले नोट और एग्जाम्पल 2 कर दें सॉल्व।
जी एग्जाम्पल 2 डन। नहीं, एक बात तो पूछनी चाहिए इसमें, तो पूछनी है ना फिर। एग्जाम्पल 2 कर रहा हूं डिस्कस। करनी थी तो डिस्कशन की जरूरत होनी थी, कर ली है। इसमें आपको मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग रॉ मटेरियल बताया? नहीं बताया। तो फिर हमें परचेजेस और यूज्ड से पता चल रहा है कि परचेज यूज्ड बराबर नहीं है, तो फिर ओपनिंग क्लोजिंग बताया होना चाहिए था। तो जितनी इंफॉर्मेशन है उससे एक ही हल पॉसिबल है कि अगर परचेज ज्यादा किया था, यूज कम हुआ है, तो इसका मतलब क्लोजिंग बच गया है। और अगर परचेज कम था और यूज ज्यादा किया है, तो इसका मतलब फिर ओपनिंग था। तो 25,400 खरीदा और 25,000 यूज किया, तो फिर 400 क्लोजिंग है, ओपनिंग फिर नहीं है। ये 400 किलो है। और परचेजेस कितने? 25,400 कितने रुपए के? 10। और 400 के लिए स्टैंडर्ड 12। ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ऐसे निकलेगा। और बाकी इसमें क्वांटिटी परचेज्ड इस्तेमाल होनी है, इसमें यूज्ड इस्तेमाल होनी है। हाँ जी, एग्जाम्पल 2। अच्छा, अब ना किताब पे एक लेबलिंग करा रहा हूं, और जो बात बताने लगा हूं वो जरूरी नहीं कि मैं, अगर वो चीज किताब में 3-4 दफा आ रही है तो मैं किसी एक दफा बता रहा हूँ, हर दफा नहीं बता रहा हूँ जैसे। और इस लेबलिंग की जरूरत क्या है, ये आपको आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में फायदा नजर आएगा इसका। जैसे ये केस 2 के अंदर आपको एक चीज लिखी नजर आ रही है, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड इनटू एक्चुअल कॉस्ट। कहीं भी किसी भी जगह नजर आ रही होगी ये चीज ना, ये जो पूरी चीज है ना, ये है टोटल
परचेजेस फॉर द पीरियड, ये टोटल परचेजेस फॉर द पीरियड है। नहीं समझ आए? अब ये हमने फार्मूले तो रटने हैं इस तरह से, लेकिन ये जो चीज लिखी हुई है इसका मतलब ये है। तो अगर सवाल में हमें वैसे ही टोटल परचेजेस फॉर द ईयर गिवन है तो उस फिगर को यहां इसकी जगह लिख लेंगे हम, क्योंकि ये टोटल परचेजेस फॉर द ईयर है। इसी तरह आपको कहीं फार्मूले में शायद ये लिखा नजर आए, कहीं भी इस पेज पे नहीं, तो ये क्या चीज है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर द पीरियड या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम फॉर द पीरियड। डायरेक्ट मटेरियल, ये आपको जब मैं पास पेपर के सवालों पे लेके जाऊंगा ना तो वहां फिर इन चीजों की हेल्प होगी। तो इस तरह से मैं फार्मूलों में आगे भी चल के कुछ चीजें ऐसे लेबल करा दिया करूंगा, तो ये आपको सवालों में हेल्प देंगी ये बातें। अच्छा, अगर यही सवाल, इसी सवाल को लेता हूं, चले सिनेरियो बी होता, यानी इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट। सिनेरियो ए डन, कोई सवाल है तो बताएं। अगर सिनेरियो बी होता यानी इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट, और इस सिनेरियो बी के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है मैंने? मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इशुएंस, यानी मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट ही तब हो रहा है जब मटेरियल इशू हो रहा है। इसलिए इस फार्मूले के अंदर AQ परचेज्ड की जगह यूज्ड आ जाएगा। ये ऐसे ही क्यों रहेगा? क्योंकि ये तो है ही मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ये ऐसे ही रहेगा। प्राइस वेरिएंस में अब परचेज की जगह यूज्ड आ जाएगा। तो इस फार्मूले में इस सवाल की फिगर्स डालें तो 15300 इंटू 40 माइनस 15300 इंटू 42, 306 नेगेटिव। अच्छा, ये ऊपर अब ब्रैकेट ही को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये भी 42, ये भी 42, तो फिर हमें इस रोले में डलने की बजाय ये चीज बच जाएगी।
तो अगर सिनेरियो बी हुआ तो फिर एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड है ही नहीं, कहीं एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड ही इस्तेमाल होगी। ये सिनेरियो बी और ए दोनों के फार्मूले अच्छी तरह ध्यान से देख लें। मटेरियल कॉस्ट एक दफा सारा पढ़ लें, दोबारा इसके फार्मूले देख लें। इसमें कुछ पूछना है तो बेटा पूछें, फिर मैं लेबर कराने लगा। मटेरियल के सारे फार्मूले देख लें। क्या जी? उसमें कि यूज्ड क्यों लिखा है? क्योंकि उसमें ना जब डबल एंट्रीज पढ़ेंगे नहीं, होती हैं, ये आपने मौत तक नहीं पढ़नी, ये है ही नहीं आपके स्कोप में। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इशुएंस। तो जब उस टाइम पे रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर कैलकुलेट भी उस टाइम पे हो रहा है। इसलिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस की कैलकुलेशन के अंदर मटेरियल यूज्ड इस्तेमाल होगा, परचेज नहीं। चले एक और वजह, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का ही ये दोनों ब्रेकअप है। ये जबरदस्ती की वजह जो बता रहा हूं आप, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का ही ये ब्रेकअप है। यानी असल में डिफरेंस ये है, उसको तोड़ना हमने ऐसे है। तो हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से पता चल रहा है कि क्वांटिटी परचेज्ड का तो रोला ही नहीं है, रोला ही क्वांटिटी यूज्ड का है। इसलिए यहां पर यूज भी ये क्वांटिटी यूज्ड हो रही है, परचेज्ड का तो है ही नहीं मसला। लेकिन ये जबरदस्ती का रीजन है। असल वही है जो बताया कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इशुएंस। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट,
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के वेरिएंस। ये क्या कर रहे हैं हम, वेरिएंसेस क्या हो रहा है, क्या है वेरिएंस एनालिसिस? हमने साल के शुरू में स्टैंडर्ड कार्ड बनाया था जिसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के लिए स्टैंडर्ड सेट किए थे, टारगेट सेट किए थे, और अब हमारे लोगों ने कैसा परफॉर्म किया ये साल के एंड पे एक्चुअल के साथ कंपैरिजन हो रहा है, और जो डिफरेंस है उसको हम रीजन जान रहे हैं। वो रीजन जानना वेरिएंस एनालिसिस है। क्यों कर रहे हैं काम? ताकि अगले साल के लिए हम प्लान कर सकें कि जो हमसे पहले खराबियां रही वो ठीक कर लें और जो अच्छा रहा वो कंटिन्यू कर लें। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के वेरिएंसेस। अच्छा, इसमें भी मैंने 2 केसेस बनाए हुए हैं। इन केसेस में ना एक टर्म बता रहा हूं, वो टर्म आप बेशक किताब पे लिख लेना, चाहे तो रजिस्टर में लिख लेना, आसान सी चीज है। एक कॉन्सेप्ट होता है आइडल आर्स का। आइडल आर्स, आइडल, ये वाला आइडल, ओएल वाला नहीं, ये वाला आइडल आर्स। इनका कॉन्सेप्ट ये है कि हमने वर्कर्स को एंगेज किया है, उनको पैसे देने हैं, लेकिन हमारी वजह से वो कुछ घंटे फारिग बैठे हैं, काम हम उनसे नहीं ले पा रहे। मशीन खराब हो गई, वर्कर्स तो आए हुए काम करने के लिए, मशीन खराब है वो काम ही नहीं कर पा रहे, या लाइट गई हुई है वो काम ही नहीं कर पा रहे, या हमने उनको हायर तो किया था लेकिन डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो उन वर्कर्स को चूंकि हायर किया हुआ है तो उन फारिग बैठे घंटों के भी पैसे देंगे उनको कि नहीं? ये आइडल आर्स होते हैं। एक है वो खुद ही काम चोरी करके फारिग बैठे हैं, वो ये नहीं है। आइडल आवर्स वो हैं जिनके पैसे हमने उन लोगों को देने हैं क्योंकि उनको यही तय करके लाए थे, लेकिन काम उनसे उन घंटों में नहीं ले पा रहे, उन घंटों को आइडल आवर्स कहते हैं। बस याद हो गया जबानी। दोबारा, लेबर को हायर किया है और उनको पैसे देने हैं, लेकिन जिन घंटों में हम उनसे काम नहीं ले पा रहे, बिजली नहीं है, मशीन खराब है, मटेरियल नहीं आ रहा, रुका हुआ है लेबर, तो वो लेबर का कसूर नहीं है, तो हमें उन फारिग घंटों के भी उनको पैसे देने पड़ेंगे। उन फारिग घंटों को आइडल आवर्स कहते हैं। हाँ, ये तो पूरा होगा तो फिर
जी लिख लिया। केस वन ये है कि आइडल आवर्स कोई नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि हमने वर्कर्स को जितने घंटों के पैसे देने हैं उतने घंटे हम उन लोगों से काम भी ले लेंगे। नहीं, काम ले लिया। दोबारा, केस वन ये बनाया हुआ है कि आइडल आवर्स कोई नहीं थे, यानी जितने घंटों के उनको पैसे दिए उतने घंटे काम भी लिया। ये केस वन है। तो ये तो फार्मूले आप खुद ये ऐसे ऐसे बना लेंगे। चले एक रिवीजन और। केस वन, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला एस क्यू इंटू एस सी इन माइनस प्राइस वेरिएंस। एस क्यू टोटल जितने फिनिश गुड्स यूनिट्स बने उनके लिए कितने टोटल किलो लगने चाहिए थे। ए क्यू कितने एक्चुअली लगे। 1 किलो इतने रुपए का मिला, इतने रुपए का मिलना चाहिए था। अब हम मटेरियल को बदल लेते हैं लेबर से। जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था, लेबर में क्या होगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इतने किलो लगने चाहिए थे, इतने आर लगने चाहिए थे, एस एच। 1 किलो इतने का होना चाहिए था, 1 आर इतने का होना चाहिए था, माइनस इतने किलो लगे, इतने आर्स लगे, इनटू मटेरियल प्राइस वेरिएंस के हमें कितने रुपए का किलो मिलना चाहिए था, कितने रुपए का किलो मिला। यहां पर नाम प्राइस यूज होता है, यहां पर प्राइस की बजाय रेट का वर्ड यूज होता है। काम वही है, लेबर रेट वेरिएंस, बस नाम का फर्क है। यहां रेट का वर्ड, प्राइस इतना डिसेंट नाम नहीं है, लेबर प्राइस वेरिएंस, तो रेट का वर्ड यूज होता है। जितने किलो एक्चुअली लिए, जितने आवर्स एक्चुअली लगे, इतने रुपए का 1 किलो होना चाहिए था, इतने रुपए का 1 किलो था, इतने रुपए का 1 आर होना चाहिए था, इतने रुपए का 1 आर था। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, लेबर आर्स वेरिएंस। कम आर्स लगाए तो अच्छा है, ज्यादा आर्स लगाए तो अच्छा है। इसको कहते हैं लेबर की एफिशिएंसी। तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस जैसा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस होता है। काम वही है, इतने किलो लगने चाहिए थे, इतने आवर्स लगने चाहिए थे। 1 किलो इतने का, 1 आर इतने का, असल में इतने किलो लग गए, असल में इतने आवर्स लग गए। जब रेट का डिफरेंस ले रहे हैं तो क्वांटिटी एक्चुअल है, क्वांटिटी का डिफरेंस ले रहे हैं तो प्राइस स्टैंडर्ड है, और माइनस से पहले स्टैंडर्ड है, माइनस के बाद एक्चुअल है। ये लेबर के फार्मूले हैं। एग्जाम्पल 3 सॉल्व कर दें। लेबर का केस 1, एग्जाम्पल 3 कर दें सॉल्व।
एग्जाम्पल 3 का है सॉल्व करने को, कोई एतराज परेशानी नहीं यार, इतने काबिल किसी को कोई मसला नहीं है। अच्छा तो फिर केस 2 बी देखें, फिर केस 2। आइडल आवर्स हैं, चले, लिखा केस 2 कल कराऊंगा, ठीक है।